नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं सीधे राजस्थान के दिल में और वहां की एक ऐसी अविश्वसनीय लोक गाथा में गोता लगाते हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज हम साथ मिलकर देखेंगे पाबूजी का पूरा सफर, मतलब उनके उस दिव्य जन्म की कहानी से लेकर उस अमर विरासत तक जो आज भी इतने सालों बाद भी जिंदा है। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर पाबूजी कौन थे और लोक परंपरा में उन्हें इतना ज्यादा सम्मान क्यों दिया जाता है, क्या खास था उनमें। और ये जो सवाल है ना, ये मारवाड़ के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले लोक देवताओं में से एक, उनकी पूरी कहानी का आप कह सकते हैं केंद्र है। जी हाँ, जवाब है पाबूजी। उन्हें ऊंटों का देवता और गांव का रक्षक माना जाता है और यकीन मानिए उनके यही दो योगदान हैं जो उन्हें इस पूरे क्षेत्र की संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए इतना ज्यादा मतलब बेहद महत्वपूर्ण बना देते हैं। तो अब चलते हैं कहानी में थोड़ा और आगे और बात करते हैं उनके जन्म की, क्योंकि यहीं से उनके उस असाधारण जीवन की नींव पड़ी थी। लोक कथाओं की माने तो पाबूजी का जन्म किसी साधारण स्त्री से नहीं बल्कि एक अप्सरा, एक सेलेस्टियल निम्फ के गर्भ से हुआ था। सोचिए, इसी दिव्य संबंध ने उन्हें जन्म से ही एकदम खास बना दिया था। और यहाँ देखिए उनके जीवन से जुड़े कुछ सबसे अहम रिश्ते। उनके पिता धांधलजी राठौड़, उनकी पत्नी सुम्प्यारदे और हाँ, उनकी वो प्रसिद्ध घोड़ी केसर कालमी। ये सब वो किरदार हैं जिनके बिना पाबूजी की कहानी अधूरी है। अब आते हैं पाबूजी की कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। एक वचन, एक ऐसा वचन जिसने ना सिर्फ उनके जीवन की बल्कि उनकी मृत्यु की दिशा भी तय कर दी। देखिए, हुआ ये कि उन्हें अपनी प्रिय घोड़ी केसर कालमी मिली तो, पर एक वचन के बदले में। वचन ये था कि वो देवल चारणी की गायों की हर हाल में रक्षा करेंगे। और ये एक ऐसा वादा था जिसकी बहुत ही जल्द एक बहुत कड़ी परीक्षा होने वाली थी। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। सोचकर देखिए, एक तरफ शादी के फेरे चल रहे हैं और दूसरी तरफ किसी असहाय को दिया हुआ रक्षा का वचन। दो कर्तव्य आमने सामने थे और पाबूजी ने अपने वचन को चुना, अपने विवाह से भी ऊपर रखा। और उनका बस यही एक फैसला उन्हें सीधा शादी के मंडप से खींचकर युद्ध के मैदान में ले आया। ये लड़ाई और भी ज्यादा दर्दनाक इसलिए थी क्योंकि वो किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं थी। अपने वचन को निभाने के लिए पाबूजी को लड़ना पड़ा अपने ही बहनोई जायल के जींदराव खींची के खिलाफ। साल था 1239 एडी। देचू गांव के पास उन्होंने बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी और उन गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इस एक काम से उन्होंने हमेशा के लिए ये साबित कर दिया कि वो एक राजा से पहले एक रक्षक थे, एक ऐसे रक्षक जो अपने वचन के लिए जिए और उसी के लिए मरे। तो यहाँ पाबूजी का जीवन तो समाप्त हो गया, पर उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि उनकी कहानी एक ऐसी शक्तिशाली, एक जीती जागती विरासत बन गई जो आज भी राजस्थान की मिट्टी में जिंदा है। आज उन्हें कई अलग अलग नामों, कई उपाधियों से पूजा जाता है और हर एक उपाधि उनके चरित्र और उनके वीर कर्मों की एक अलग कहानी कहती है। चाहे वो गौरक्षक हों, वचनबद्ध हों या फिर शरणागत के रक्षक। तो ये जो 7 का आंकड़ा है, ये उन थोरी भाइयों की संख्या है जो गुजरात से आए थे और पाबूजी ने उन्हें शरण दी थी। और बस इसी एक घटना ने उन्हें शरणागत के रक्षक का वो महान सम्मान दिलाया। उनकी इस महान गाथा को आज भी जिंदा रखा जाता है एक बहुत ही अनूठी लोक कला के जरिए, जिसे कहते हैं पाबूजी की फड़। ये असल में कपड़े पर बनी एक बहुत बड़ी चित्रकारी होती है जिस पर उनके जीवन के सारे किस्से, पूरी कहानी उकेरी जाती है। और ये फड़ सिर्फ देखी नहीं जाती, इसे सुना भी जाता है। फड़ पर बने इन किस्सों को एक बहुत ही खास साज, जिसे रावण हत्था कहते हैं, उसकी धुन पे भोपा पुजारी गा गा कर सुनाते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि पाबूजी की विरासत सिर्फ कोई पुरानी लोक कथा नहीं है, ये आज की सच्चाई है। राइका और रिबारी जैसे ऊंट पालक समुदाय आज भी जब उनके जानवर बीमार पड़ते हैं तो वो सबसे पहले पाबूजी को ही याद करते हैं। इतना ही नहीं, उनके जीवन और उनके गहरे प्रभाव को कई साहित्यिक ग्रंथों में भी संजो कर रखा गया है और ये किताबें इस बात का सबूत है कि सदियों से उनका सांस्कृतिक महत्व कितना गहरा रहा है।
और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज की इस दुनिया में एक वचन के लिए दिए गए इतने बड़े बलिदान की ये कहानी क्या मायने रखती है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।